इस वीडियो में अपन सबसे पहले प्रतिरोधकता के मान में परिवर्तन, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो एक ऐसा न्यूमेरिकल अपन सबसे पहले करेंगे इस स्टार्टिंग में कि अगर कोई चालक तार दिया गया है, उसकी लंबाई अपन ने परिवर्तित कर दी, तो उसका जो प्रतिरोध है वो पहले से कितना बढ़ गया या कितना कम हो गया, और प्रतिरोधकता पहले से कितनी बढ़ गई या कितनी कम हो गई या फिर अपरिवर्तित है। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे। और वो जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से, किसी चालक तार को खींचकर, कोई चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। पहले जितनी लंबाई थी उससे डबल हो जाती है। कब? जब उसको खींचा जाता है। जैसे ये कोई न्यूमेरिकल है, आपको क्या लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई जो है वो पहले से कितनी कर दी जाती है, खींचकर दोगुनी कर दी जाती है। तो जैसे सपोज करो कि इस तरीके से आपके पास में कोई चालक तार है और स्टार्टिंग में इसकी लंबाई आपने क्या मान ली, L। ठीक है। सेकंड स्टेज में आपको क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई खींचकर कितनी कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है। पहले L थी तो अब ये कितनी हो गई, 2 है। अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पर, लंबाई पर। तो अगर आपको पता है कि प्रतिरोध लंबाई के क्या है, समानुपाती। जितने अनुपात में लंबाई को परिवर्तित करेंगे उतने ही अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने लंबाई को दोगुना किया तो प्रतिरोध भी दोगुना हो गया। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है कि आप लिख दोगे कि भाई लंबाई दोगुनी कर दी तो प्रतिरोध दोगुना हो गया। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के साथ साथ किस पर निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर। अगर आप इस तार को पकड़कर खींचकर इसको लंबाई को दोगुना करोगे तो इसका जो काट क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। आप समझ सकते हो कि अगर इसको खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी करेंगे, बढ़ाएंगे इसकी लंबाई को, तो इसके काट क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। काट क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ठीक है। वो कितनी कमी होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, कौन, प्रतिरोध। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका काट क्षेत्रफल है वो कितना परिवर्तित हो गया। तो पहले मान लो ये कितना था, काट क्षेत्रफल इसका A1, और बाद में कितना हो जाता है, A2। तो अब ये आपको ज्ञात करना है कि ये A2 का मान कितना है, और उसके बाद में आप ये आगे सरल करोगे। तो ये किस तरीके से आपको पता चलेगा कि भाई क्षेत्रफल दुगुना हो गया काट क्षेत्रफल, या आधा हो गया, या 3 गुना हो गया, या 4 गुना हो गया। ठीक है। ये आपको ये ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है 10th मैथ में भी आपने न्यूमेरिकल किए इस प्रकार के। और वो क्या है, क्या थ्योरी यहाँ पे लगेगी कि इस तरीके से अगर अपन इस तार को खींचेंगे या दबाएंगे, जो भी है, ऐसा करने से लंबाई काट क्षेत्रफल ये तो परिवर्तित हो जाते हैं भाई, लंबाई और काट क्षेत्रफल ये तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अपरिवर्तित कौन रहता है, आयतन। कौन रहता है, आयतन। याद रखना है कि ऐसे इस प्रकार की क्रिया करने से लंबाई भी परिवर्तित हो सकती है, काट क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कौन परिवर्तित नहीं होगा, आयतन। जितना ये आयतन है उतना ही ये आयतन है। समझ में आए? तो आयतन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो आयतन अपरिवर्तित रहता है, तो इससे आप लिख सकते हो कि पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन। ठीक है। अब यहाँ आयतन कैसे ज्ञात करेंगे,
लंबाई इंटू काट क्षेत्रफल, इसका आयतन, लंबाई इंटू काट क्षेत्रफल। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये पहले की लंबाई आपने ली L1, काट क्षेत्रफल कितना लिया A1, फिर उसके बाद में L2 इंटू A2। अब आपको L2 के बारे में दिया हुआ है, L2 का मतलब बाद की लंबाई, बाद की लंबाई के बारे में आपको क्या दिया हुआ है कि लंबाई कितनी हो जाती है, वो दिया हुआ है ना, L2 का मान कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, पहले से क्या हो जाता है, दुगुना। तो L2 का मान आपके पास में है 2L1। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि L1 A1 और L2 की जगह क्या हो गया 2L1 इंटू A2। ठीक है। अब ध्यान दो कि अगर आप इससे A2 का मान ज्ञात करना चाहो, A2 ही तो ज्ञात करें, लंबाई, बाद की लंबाई को तो आप लंबाई के बारे में तो दिया हुआ है। अब बाद का काट क्षेत्रफल A2 का मान कितना होगा, पहले से आधा होगा या 3 गुना होगा, यानी 2A1 आएगा या A1/2 आएगा या A1/3 आएगा या 3A1 आएगा। किसके पद में ज्ञात करेंगे A2 को, A1 के पद में, कि पहले से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या दुगुना हो जाएगा। तो ये A2 ज्ञात कर लो आप, L1 A1 बटा 2L1, और क्या आ गया ये A2 का मान A1/2, ये आ गया। ये तो आपको दिया ही हुआ है कि लंबाई बाद में क्या हो जाती है, पहले से दुगुनी, और जब लंबाई दुगुनी हो जाती है बाद में, तो आप याद कर सकते हो कि काट क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है कि इसका प्रतिरोध है वो परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो प्रतिरोध इसका परिवर्तित होगा। अब कितना परिवर्तित होगा, तो वो अपन याद कर सकते हैं, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। देखो इसका प्रतिरोध आपने क्या मान लिया R2, पहले आपने क्या मान लिया R1। आपको याद करना है प्रतिरोध में परिवर्तन, भाई वृद्धि या कमी का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर वृद्धि होती है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, कमी होती है तो प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो अब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले कितना प्रतिरोध था वो ज्ञात करना पड़ेगा, और बाद में कितना प्रतिरोध हो जाता है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो R1, तो क्या सूत्र काम में लेंगे, R बराबर क्या होता है, रो L बट्टा A, R बराबर रो L बट्टा A। अब इससे पहले आप R1 ज्ञात कर लो, तो रो L1 A1। ठीक है। अब R2 ज्ञात कर लो, रो L2 बटे A2। अब दोनों जगह ही अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे दोनों जगह लिखा है रो, क्या लिखा है रो, मतलब इस तरीके से नहीं लिखा रो1 रो2। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रो1 रो2 का तो मतलब हो गया कि दोनों की प्रतिरोधकताएं आपने क्या ले ली, अलग अलग। जबकि मैंने बताया था कि एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, समान होती है। तो इसकी जितनी प्रतिरोधकता पहले थी वही प्रतिरोधकता इसकी क्या होगी, बाद की प्रतिरोधकता। इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, रो और रो, समान प्रतिरोधकता। अब उसके बाद में आगे ध्यान दो कि R1 R2, R1 का मान और R2 का मान। अब R2 का मान जो है उसमें L2 का मान कितना है 2L1, A2 का मान कितना है A1/2। तो ये वाले मान अपन लिखेंगे, तो रो L2 का मान कितना लिखेंगे, L2 की जगह 2L1 बट्टे A2 की जगह कितना लिखेंगे A1/2, और ये R2 बराबर कितना आ गया, रो 2 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4, और उसके बाद में रो L1 बट्टे। और अब ध्यान दो इसमें R2 बराबर 4, ये जो वैल्यू है इतनी सी, ये किसकी वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है। तो R2 बराबर क्या हो गया 4R1। तब आपको अब ये पता चल गया कि वृद्धि हुई है या कमी प्रतिरोध में। तो बाद का प्रतिरोध जो है
वो पहले जितना प्रतिरोध था उससे कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, अब आपको ये वृद्धि ज्ञात करनी है, भाई कितनी वृद्धि हुई है। तो आप लिखोगे प्रतिरोध में वृद्धि या परिवर्तन। प्रतिरोध में परिवर्तन, किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, वृद्धि। तो कितना हुआ है, कैसे ज्ञात करेंगे, वृद्धि हुई है तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। R2 की वैल्यू कितनी है, 4R1 माइनस R1। तो कितना परिवर्तन हो गया, कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टा R का मान कितना हो गया, 3R। कितना परिवर्तन हुआ, 3R1। समझ में आई, कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। कितना गुना बढ़ गया, 4। कितना कितना बढ़ा भाई, कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। कितना बढ़ा, 3R1। ठीक है, जैसे मान लो ये, इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूज हो रहा तो एक एग्जांपल से समझ लो कि मान लो पहले कितना प्रतिरोध था, 100 ओम। इसका पहले कितना था, 100 ओम। अब R2 का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, R2 का मान ज्ञात करोगे 4R1 से। तो ये कितना हो गया, 400। ठीक है, पहले कितना प्रतिरोध था, 100, अब कितना हो गया, 400। कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कितनी वृद्धि हुई है, कितना मान बढ़ा इसका, तो 4 गुना तो नहीं बढ़ा ना। अगर आपको मान कितना पूछा है, मान पूछा है, तो आप कितना बताओगे, 300, और गुना के रूप में बताओगे तो 4 गुना। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो कि 4 गुना बढ़ गया। वो आपको पूछा जाएगा कि कितने गुना ये जो प्रतिरोध है वो पहले से हो गया। इस तरीके से पूछा गया तो आप लिखते 4 गुना। अगर आपको पूछा कि परिवर्तन कितना हुआ, कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, तब आप ऐसे, समझ आया ना ये। अब ध्यान दो, यहाँ एक और लिखा हुआ है प्रतिशत। यहाँ तक ही उत्तर नहीं, अपना आगे और है, और वो क्या है, वो है प्रतिशत। आपको प्रतिशत के रूप में ये वृद्धि बतानी है, मान के रूप में नहीं बतानी। किसके रूप में बतानी है, प्रतिशत। तो आप ये लिखोगे प्रतिशत वृद्धि। तो लाभ हानि का सूत्र पढ़ा था ना अपने, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। वैसे ये सूत्र है वृद्धि इंटू प्रारंभिक मान। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक मान इंटू 100। अगर कमी होती, प्रतिशत कमी ज्ञात करते, तो कमी बट्टे प्रारंभिक मान इंटू 100। तो वृद्धि कितनी है, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 3R1। प्रारंभिक मान कितना था, R1 इंटू 100। तो कितनी वृद्धि हो गई, 300%। तो तीनों टाइप से इसका आंसर अपन लिख सकते हैं, तीनों टाइप से इसका आंसर लिख सकते। आपको पूछा जाए कि कितने गुना वृद्धि हुई, पहले से कितना गुना प्रतिरोध हो गया, 4 गुना। प्रतिरोध के मान में कितनी वृद्धि हुई, 3R1। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 300% वृद्धि हुई। ठीक है, सिर्फ क्या दिया हुआ था कि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी गई, प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा मत लिख देना कि लंबाई के समानुपाती होता ही है, लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध भी दुगुना हो गया। दुगुना नहीं होगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध किस पर भी निर्भर करता है, काट क्षेत्रफल पर भी। अगर लंबाई अगर अपन परिवर्तित करेंगे, यहाँ जैसे लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हुआ वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप याद रखोगे आयतन क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। और इससे आप ज्ञात कर लोगे कितना काट क्षेत्रफल है, वो अब हो गया बाद में। फिर आप पहली स्थिति का प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे, दूसरी स्थिति का प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे। L2 आपको दिया ही हुआ है, A2 आपने ज्ञात कर लिया। जैसे ये मान यहाँ रखोगे, R2 का मान आ जाएगा, और उससे आप ज्ञात कर सकते हो कि कितने गुना अब ये प्रतिरोध पहले से हो गया। उसके बाद में अगर आपको परिवर्तन पूछा है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक या प्रारंभिक माइनस अंतिम, और प्रतिशत के रूप में पूछा है तो जो भी वृद्धि या कमी है वो बट्टे में क्या आएगा, हमेशा प्रारंभिक मान। अब ध्यान दो, प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन के बारे में बताइए। लंबाई को दोगुना कर दिया,
तो प्रतिरोध तो 4 गुना बढ़ गया, ठीक है, पहले से कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आपको कहे कि प्रतिरोधकता है वो पहले से कितने गुना हो गई, तो पहले से कोई गुना नहीं होगी, क्योंकि जब अपन इसको खींच के लंबाई दोगुनी करेंगे तो भी वो तार उसी पदार्थ का रहेगा, एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता सेम रहती है, इसलिए प्रतिरोधकता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो आप लास्ट में लिखोगे प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। क्यों, क्योंकि पदार्थ तो सेम ही है ना, और एक ही पदार्थ के अलग अलग टुकड़े भले ही हो, लेकिन प्रतिरोधकता सब टुकड़ों की क्या रहती है, समान रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ताप का प्रभाव। एक ही बात है प्रतिरोध पर या प्रतिरोधकता पर, ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ना है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होगी या बढ़ेगी, ये अपने को पढ़ना है। इसके लिए आप प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ये याद रखना है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। चाहे प्रतिरोधकता बोलो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही बात है। अब ध्यान दो कि ताप का प्रभाव अपने को पढ़ना है, लेकिन ये जो पदार्थ है वो तो 3 प्रकार का होता है, एक चालक होता है, एक कुचालक होता है, और तीसरा अर्धचालक प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार के पदार्थों के लिए पहले अपन चालक के लिए पढ़ेंगे कि चालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है या बढ़ती है। फिर कुचालकों के लिए पढ़ेंगे, फिर किसके लिए पढ़ेंगे, अर्धचालकों के। तो तीनों के लिए सबसे पहले अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, चालक पदार्थों के लिए। ठीक है, अब प्रतिरोधकता या चालकता के लिए भी अपन लिख सकते हैं यहाँ प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव या चालकता पर ताप का प्रभाव। क्यों, क्योंकि अगर जैसे सपोज करो कि अगर प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो वहाँ चालकता क्या हो रही है, कम हो रही, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो एक ही टॉपिक से अपन समझ सकते हैं, अगर जहाँ प्रतिरोधकता बढ़ रही है वहाँ चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान दो चालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये अपने को पढ़ना है। तो चालकों के लिए क्या थ्योरी पढ़ी थी विद्युत धारा के लिए, कि इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। गति के दौरान ये अन्य जो शेष परमाणु बच गए या अन्य जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गए, इनसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। ठीक है, और 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। अब विश्रांति काल और चालकता में एक संबंध अपन ने पढ़ा था, वो संबंध क्या था, सिग्मा बराबर NE² टो बटे m। ठीक है, अब ध्यान दो चालकता किस पर डिपेंड करती है, चालकता डिपेंड करती है विश्रांति काल पर। अपने को चालकता का प्रभाव है, वो चालकता पर किसका प्रभाव पड़ना है, ताप का। तो ताप का प्रभाव अपन अगर ज्ञात कर लें किस पर, विश्रांति काल पर। और विश्रांति काल पर जो प्रभाव पड़ता है, विश्रांति काल कम होता है या विश्रांति काल अधिक होता है, उससे अपन बता कर सकते हैं किसके बारे में, चालकता। जैसे सपोज करो विश्रांति काल कम होता है तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आपको किसके बारे में चर्चा करनी है, मैन विश्रांति काल के बारे में। तो विश्रांति काल क्या होता है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। अब यहाँ से इस प्रकार से इसकी थ्योरी होती है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में, वो ऐसे गति करते हैं, गति के दौरान ये अन्य इलेक्ट्रॉनों से, अन्य परमाणुओं से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, और 2 क्रमागत टक्करों के बीच में लगा समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल। अब ताप अगर अपन बढ़ाएं, ताप का प्रभाव पड़ रहा है ना, ताप अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो अन्य परमाणुओं से टक्कर करेगा,
वो पहले की बजाय क्या करेगा, जल्दी जल्दी टक्कर करेगा। वो क्या करेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या कर दिया, ताप बढ़ा दिया। तो दोबारा से ध्यान दो, चालक पदार्थों का अगर ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं, जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं। एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो पहले तो ये 1 सेकंड में 2000 से टक्कर करता था, कितने से टक्कर करता था, ताप बढ़ाते ही ये जल्दी जल्दी टक्कर करेगा। अब ये 1 सेकंड में कितनी करेगा, ज़्यादा करेगा, 4000 करेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में पहले कितनी टक्कर, 2000, ताप बढ़ाने पर कितनी करने लग गया, 4000। तो ये क्या है, 1 सेकंड में ये क्या होती है, आवर्ती। भाई इसको प्रति सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ताप बढ़ाने पर जो ये टक्करों की आवर्ती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की आवर्ती बढ़ जाती है, ये आवर्ती क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, वो जल्दी जल्दी क्या करने लगेगा, टक्कर करने लगेगा। ठीक है, अब देखो 1 सेकंड में 2000 टक्कर, 1 सेकंड में 4000, जल्दी जल्दी ये क्या करने लगता है, टक्कर करने लगता है। अब ध्यान दो, अगर जल्दी जल्दी टक्कर करेगा तो सपोज करो कि जैसे ये इससे टक्कर करता है, इसके बाद में किससे टक्कर करता है, ये यहाँ टक्कर करता है। ठीक है, जैसे ही आपने पहले ये इतना समय लेता था, जैसे ही ताप बढ़ाया आपने, ताप बढ़ाया तो ये क्या करने लगेगा, जल्दी टक्कर करने लगेगा, जल्दी टक्कर करने लगेगा। मतलब ये जो समय है वो पहले से कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो दोबारा से ध्यान दो, ताप बढ़ाने पर वो जल्दी जल्दी क्या करने लगता है, टक्कर करने लगता है। उसको अपन कैसे लिखते हैं कि उसकी आवर्ती बढ़ जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ ले कि ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर करता है, इसके बाद में किससे टक्कर करता है, इससे। जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तो ये जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा तो ये समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी समय को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल। तो आप क्या लिख सकते हो, आवर्ती बढ़ जाती है, अर्थात विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, विश्रांति काल टो का मान घट जाता है, कम हो जाता है। अब ध्यान दो, विश्रांति काल अगर कम होगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चालकता क्या हो जाएगी, कम। तो आप नीचे लिख सकते हो, चालकों की चालकता सिग्मा बराबर NE² टो बट्टे m, यही सूत्र होता है के अनुसार टो का मान कम होने पर चालकता का मान कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। चालकता का मान घट जाता है, चालकता का मान, बस यही पढ़ना था। ठीक है, ताप का प्रभाव पढ़ना था चालकता पर, प्रतिरोधकता पर या प्रतिरोध। तो आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो सीधा सीधा जो आपको याद रखना है, अर्थात ये तो इसकी व्याख्या हो गई किस प्रकार से होता है ये, तो आप सीधा याद रखोगे, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता घट जाती है। चालकता अगर घटती है तो इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। चालकता घट जाती है तथा प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई प्रतिरोधकता या प्रतिरोध तो एक ही बात है, चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एकदम याद
रहनी चाहिए कि ताप अगर बढ़ाते हैं चालकों का चालकता घटती है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये चालकों के लिए, कुचालकों के लिए अलग होगा और अर्धचालकों के लिए अलग। तो वो क्या है, वो उनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, दो स्थिति हो गई, एक तो सामान्य स्थिति थी वो, और एक ताप बढ़ाने की या ताप कम करने की, ठीक है, ताप परिवर्तन करने की। जैसे आपने ये कोई चालक का टुकड़ा लिया, अभी इसकी जो प्रतिरोधकता वो क्या मान ली, रो मान ली या रो जीरो मान ली। क्या मान ली, रो जीरो। आपने या तो ताप बढ़ाया या ताप क्या किया, कम किया, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ताप घटा रहे हो तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधकता चेंज होगी, चाहे ताप कम करो चाहे अधिक करो। और वो प्रतिरोधकता आपने क्या मान ली, रो। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, कितने पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपने ताप को या तो कम किया या बढ़ाया, तो उस समय ताप 0 से कितना हो गया, T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपने कहाँ मानी, स्टार्टिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कहाँ, T डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता उसकी कितनी मान ली, रो जीरो। T डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग होगी, वो क्या मान ली, रो या रो टी मान लो, रो या रो टी। तो अब इनमें संबंध, एक सूत्र है भाई, रो टी कैसे ज्ञात करेंगे, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा इससे, तो वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना, सीधा सूत्र याद रखना। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो इस सूत्र से आप सरल कर सकते हो। रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी, ये वाला संबंध। और इस संबंध से आप ज्ञात कर सकते हो कि कुछ ताप में कमी करने या वृद्धि करने के बाद में जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होगी। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले कितनी प्रतिरोधकता थी, और वो जो मान है यहाँ रखोगे, अल्फा टी का मान, टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हो कि ये रो जीरो या रो टी क्या है, तो रो जीरो तो क्या है, रो जीरो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ थ्योरी रूप में लिख सकते हो, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता क्या मान ली, रो जीरो, तथा किसी ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता क्या मान ली, कितनी मान ली, रो टी है। तो क्या संबंध होता है इसमें, रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा पर, इसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध ताप गुणांक, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसका मात्रक होता है, अल्फा का जो मात्रक है याद रखना है, वो क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे ही आप, यह तो प्रतिरोध का संबंध था, ठीक, प्रतिरोधकता का संबंध था। जैसे प्रतिरोधकता चेंज होगी वैसे ही क्या चेंज होगा, प्रतिरोध। तो सेम आप मान सकते हो कि मान लो ये प्रतिरोध कितना था, R0, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना था, RT। तो ऐसा ही संबंध आप किसके लिए लिख सकते हो, प्रतिरोध के लिए। तो आप लिख सकते हो इसी प्रकार, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। अगर प्रतिरोध के बारे में लिखा हुआ तो ये लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने आपको। अगर कोई न्यूमेरिकल बाई चांस आता है तो इस वाले फॉर्मूले में ये मान रखकर आप इसको सरल कर सकते हो। अब ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और वो किस प्रकार से होता है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले। तो आपने जैसे ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिया, रो टी बराबर रो जीरो
1 प्लस अल्फा टी। इसको सरल किया आपने तो रो टी बराबर ये हो गया रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फा टी। ये इधर से पक्षांतरण किया इसका, रो टी माइनस रो जीरो बराबर रो जीरो अल्फा टी। और अल्फा का वैल्यू कितनी आ गई, रो टी माइनस रो जीरो। और टी कहाँ जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा ना इसके, तो यहाँ साथ में क्या आएगा, बट्टे में टी आएगा। अब ध्यान दो, रो माइनस रो बट्टा रो, तो इसका जो मात्रक होगा वो इसका मात्रक होगा, ठीक है। इस अंश का जो मात्रक होगा वो इस हर का होगा। तो अल्फा का मात्रक मतलब टी का मात्रक 1/, टी का मात्रक, टी यहाँ टाइम नहीं है, टी क्या है, टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर है, ताप है। तो इसका मतलब अल्फा का मात्रक क्या हो गया, अल्फा का मात्रक हो गया 1/T का मात्रक, 1 ताप का मात्रक, ताप का तो क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो गया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा का मात्रक क्या होगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह तो था कि ताप का प्रभाव कौन से प्रकार के पदार्थों, चालक पदार्थों की चालकता, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कम होती है, ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, कौन से प्रकार के अर्ध चालकों के लिए, कौन से प्रकार के पदार्थ है अब अर्ध चालकों के लिए, ठीक है। अगर अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाएंगे तो चालकता कम होगी या बढ़ेगी, ये अपने को देखना है। तो सेकंड लास्ट जो चैप्टर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे, इसमें भी मैंने बताया कुछ कि अर्धचालकों में जो धारा, इससे पहले था चालक, चालकों में धारा प्रवाह का कारण कौन से आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अर्धचालकों में कौन से होते हैं, अर्धचालकों में धारा प्रवाह के कारण कौन से आवेश होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और साथ में होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल। होल क्या होते हैं, होल पॉजिटिव आवेश होते हैं। होल क्या है, रिक्त स्थान है, पॉजिटिव है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान कब होगा, जब कोई वहां से हटेगा, और पॉजिटिव कब बचेगा, जब ऋणावेश वहां से हटेगा। ऋणावेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हटेगा तो वहाँ जो रिक्त स्थान बचेगा धनावेशित बचेगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, होल। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से हटते हैं, सहसंयोजी बंध टूटते हैं, ठीक है। उनके टूटने से एक बंध के टूटने से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, एक होल होगा, ठीक है। जैसे सिलिकॉन अर्धचालक की अपन बात करें, सिलिकॉन की इस तरीके से अपन बनाते हैं, कितनी संयोजकता होती है, 4, ठीक है। ये अगर यहाँ ये एक बंध टूटा, ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, तो यहाँ तो क्या बच गया, रिक्त स्थान। और इस रिक्त स्थान को अगर देखें तो ये कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटने से बना नहीं है। तो इस पॉजिटिव रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते हैं, होल। तो एक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है। और ये दोनों ही गति, इनकी वजह से ही क्या बनती है, यहाँ विद्युत धारा बनती है, ठीक है। अब देखो, अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाएंगे तो ये जो सहसंयोजी बंध है ये पहले से तेजी से टूटेंगे, मतलब जितने अब टूट रहे हैं उससे ज़्यादा टूटेंगे तो ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होल पहले से ज़्यादा प्राप्त होंगे। और इन्हीं के कारण क्या होती है, धारा बनती है। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सीधा थ्योरी है इसकी, अपन समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध तेजी से टूटते हैं, जिनकी वजह से
मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस कारण से अर्धचालकों की चालकता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो यहां लिखेंगे अपन ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध तेजी से टूटते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है तथा प्रतिरोधकता घट जाती है। ये हो गए अर्धचालकों के लिए। ताप बढ़ाएंगे, तेजी से बंध टूटेंगे, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में वृद्धि होगी, और इसी वजह से वहाँ फिर क्या होगा, चालकता उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है, इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अब तीसरे प्रकार का जो पदार्थ है वो है कुचालक। अब ध्यान दो, कुचालक कैसे पदार्थ होते हैं, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, उनको अपन क्या कहते हैं, कुचालक। सामान्य ताप पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो जिस प्रकार से इसमें इनकी चालकता बढ़ जाती है, वैसे ही अलग चालकता इनकी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब सामान्य ताप पर तो ये क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, और लेकिन जब थोड़ा सा जब ताप में अगर अपन वृद्धि करते हैं, ताप में बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, तो ये थोड़ी सी चालकता वो प्रदर्शित करते हैं। तो सीधा सीधा ताप बढ़ाने पर इनकी भी चालकता वो बढ़ती है। और वो किस प्रकार से बढ़ती है, चालकता अगर बढ़ती है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घटती। तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर कुचालकों की चालकता चरघातांकी रूप, या सीधा लिख लो, चालकता बढ़ती है तथा प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, और वो किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है, जैसे अपन ने चालकों के लिए लिखा था ना, रो बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी, कि टी डिग्री जो ताप है उस पर कितनी प्रतिरोधकता है, रो, और वो इस उत्तर से ज्ञात करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से वही ऐसा सूत्र अपन इसके लिए लिखें कि रो टी बराबर क्या सूत्र आएगा, तो वो होगा रो 0 ई जी अपॉन 2 के बी टी, ये वाला। तो रो 0 क्या है, वही पहले वाली, रो टी क्या, टी डिग्री पर क्या है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता किस प्रकार से घटेगी, चरघातांकी रूप से। किस प्रकार से, चरघातांक, और उसका सूत्र क्या है, रो 0 ई की पावर क्या है, ई जी, और 2 के बी टी। अब इसमें रो टी रो 0 ये तो वही है सेम। यहाँ आपको लिखना है कि भाई के बी क्या है, तो के बी के बारे में आप पढ़ के आए हो, क्या है ये, वोल्टजमान स्थिरांक है। और के बी लिख दिया, ई जी क्या है, ई जी है ऊर्जा अंतराल।
अब ये ऊर्जा अंतराल क्या होता है, तो ये जो ऊर्जा अंतराल की जो थ्योरी है वो इसी चैप्टर वाले में, अर्धचालक वाले चैप्टर में समझ में आएगी। इस प्रकार से जैसे ये सहसंयोजी बंध टूटेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी ये कुछ अपने ज़्यादा समझ में नहीं आने वाले। तो दो प्रकार के इस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र अपने प्राप्त होते हैं। ये वाले इस क्षेत्र में तो कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में है वो वाले, ठीक है। और इसमें कौन से होते हैं, जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। ऊर्जा मिलेगी तो ये बद्ध इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी अपने को थोड़ी ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने से आएगी, एक दो चैप्टर और पढ़ेंगे तब जाके। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है वो क्या होगा, ऊर्जा अंतराल। सीधा सीधा आप याद रख सकते हो कि वह ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा या आवश्यक वह ऊर्जा जिससे वो क्या प्रदर्शित कर सके, चालकता प्रदर्शित कर सके। बस अभी इतना ही कि किसी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा या आवश्यक वह ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वो क्या कर सके, चालकता प्रदर्शित कर सके, इतना ही। बाकी तो ये वाला जो डायग्राम है आरेख से समझ में आएगा अच्छी तरीके से, और वो जो अपने एक दो चैप्टर पढ़ेंगे फिर ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ इतना पढ़ने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाना चाहिए विषय कि ताप का प्रभाव चालक, कुचालक और अर्धचालक की चालकता पर क्या पड़ता है। तो चालकों की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घटेगी। चालकों की चालकता क्या होगी, ताप बढ़ाने पर घटेगी। और अर्धचालकों की और कुचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे। जैसे अपन ने धारिता के बारे में पढ़ा था ना, संधारित्रों का संयोजन, तो वैसे ही यहाँ दो संयोजन वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।